हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास थी अपनी सीए फाउंडेशन सीएसआर बैच की, जिसमें अपन ने डेप्रिसिएशन ख़त्म किया था। टोटल अभी तक मैंने सर सीए फाउंडेशन सीएसआर बैच में 11 लेक्चर ले लिए हैं। 11 लेक्चर्स में सर अपन ने कौन कौन से चैप्टर ख़त्म कर लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तीनों चैप्टर सर अप्रॉक्स 10 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स अपन ने 25 to 30 मार्क्स का कोर्स अभी तक अपन खत्म कर चुके हैं। 25 to 30 मार्क्स क्लियर, मिनिमम 25 मार्क्स का तो पेपर इन तीनों चैप्टरों में से आता ही है। अब सर अपन जो बात करेंगे आज एक अपन नए चैप्टर की, जिसका नाम है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। अगर इसकी मैं वेटेज की बात करूँगा एग्जाम में, अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं सर, तो उसका वेटेज रहता है 10 to 15 मार्क्स। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं कि ये एग्जाम में कितनी बार आता है, ईच अटैम्प्ट में सर इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर अटैम्प्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। वाई सर? ये एक ऐसा चैप्टर है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। इस चैप्टर को आपको जरूर करके जाना चाहिए। और ये सर चैप्टर एक चैप्टर ही नहीं है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ये चैप्टर सर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से डील करता हुआ चैप्टर है, जिसको आप सीए इंटर में जब आओगे तो आप लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ोगे। वहाँ पे सर आप लॉ का प्रोविजंस पढ़ोगे, बट यहाँ पे अपन अभी अकाउंटिंग सीख लेंगे, तो वहाँ पे जब अपन समझेंगे तो अपन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सर बिल ऑफ एक्सचेंज सर आई थिंक आप लोगों ने इसको बचपन में भी पढ़ रखा होगा। बचपन बोले तो 11-12, बट सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एकदम फ्रॉम बॉटम से पढ़ाऊंगा, एकदम बॉटम से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर। बिल ऑफ एक्सचेंज को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 to 15 मार्क्स का टॉपिक है। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज में कि आखिरकार ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो सर क्या होता है, देखो जैसे ना क्या होता है कि आजकल अपन क्या करते हैं कि अपन तो चेक दे देते हैं। क्या देते हैं अपन? चेक दे देते हैं किसी को एज ए सिक्योरिटी। एज ए सिक्योरिटी अपन किसी को क्या दे देते हैं? चेक दे देते हैं। जैसा कि सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी देख रहा था मैं उस दिन, तो एक मूवी में क्या हुआ सर कि एक हीरो ने किसी बोरोवर से, किसी लैंडर से 25 करोड़ रुपए का लोन उधार में ले लिया था। तो 25 करोड़ के लोन की उसकी गारंटी के लिए उसने क्या करा, 25 करोड़ रुपए का ही चेक, 25 करोड़ रुपए का ही चेक उससे एज ए सिक्योरिटी ले लिया, ताकि अगर वो पैसा देने में कभी मना भी करे तो मैं उस 25 करोड़ रुपए के चेक को बैंक में लगा दूं, और वो बैलेंस अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बाउंस हो जाएगा चेक। और अगर चेक बाउंस हो गया तो 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसको जेल भी हो सकती है, उसको बहुत सारी सजाएं भी हो सकती है, उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए सर आजकल तो चेक आ गया, लेकिन पहले हुआ करता था बिल ऑफ एक्सचेंज। सर क्या हुआ करता था? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं है सर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक कागज का टुकड़ा हुआ करता था जिस पे स्टैम्प लगी हुई होती थी, जो कि एक नोटरी डॉक्यूमेंट हुआ करता था, जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट था। अगर उसमें क्या होता था कि जो सेलर है, उसमें जो सेलर है वो बायर को बताता था कि ये जो पर्सन है वो लाइबल है मुझे पे करने के लिए, या फिर मेरे ऑर्डर पे किसी और को पे करने के लिए। क्या बोला मैंने? या तो टू माई सेल्फ मुझे, या फिर ऑर्डर, या फिर मेरे ऑर्डर के किसी बंदे को पे करने के लिए जो बायर है वो लाइबल है, हम उसे कहते हैं सर बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब सर आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टीज होती है। एक होता है सर आपका ड्रॉअर, एक होता है सर आपकी ड्रॉई। क्या होता है सर? एक होता है ड्रॉअर, एक होता है सर ड्रॉई। ठीक है, यस सर। जो ड्रॉअर होता है जनरली अपन उसे कहते हैं सेलर, और जो ड्रॉई होता है जनरली अपन उसे कहते हैं परचेजर, मतलब बायर। ठीक है, जो सेलर होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर लिखता है कि जैसे जो परचेजर है इज लाइबल टू पे 10,000 रुपी टू मी, मुझे, या माय ऑर्डर, या मेरे ऑर्डर को पे करने के लिए क्या है वो लाइबल है, जिसके ऊपर वो सिग्नेचर भी करता है। अगर वो सिग्नेचर नहीं करेगा तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये लॉ की बातें जो अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और उस पर डेट भी लिखी होती है। समझ में आया क्या? समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
ड्रॉअर होता है सेलर, ड्रॉई होता है परचेजर। क्लियर क्या? यस सर। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है सर? सेलर बनाता है। सेलर कौन? ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन? सेलर। कौन बनाता है? सेलर बनाता है। किस पे बनाता है? परचेजर पे बनाता है। क्या उसके अंदर अमाउंट फिक्स होता है क्या? यस सर, अमाउंट फिक्स होता है। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या उस पर डेट होती है क्या? यस सर, उस पर डेट लिखी हुई होती है। अब मान लीजिए सर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, अब जो अपन प्रैक्टिकल पोर्शन चालू कर रहे हैं वो देखिए सर। आप आपको समझ में आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? बस सर आपको सिर्फ इतना सा समझना है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर जो सेलर होता है वो ड्रॉ करता है बिल ऑन आवर परचेजर, डेट की जो परचेजर है वो लायबल होगा टू पे करने के लिए मुझे मेरे ऑर्डर को ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपी। क्लियर क्या? यस सर। अब सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए अपन उसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फाइंड आउट मैच्योरिटी डेट। क्या बोला मैंने? आपको फाइंड आउट क्या करना है? मैच्योरिटी डेट। वो क्या मैच्योरिटी डेट होगी? वो क्या दिन होगा जिस दिन मैं उस बिल के बदले में पैसे लूंगा? वो क्या शुभ घड़ी होगी जिस दिन मैं इस बदले के इस डॉक्यूमेंट के बदले में पैसे लूंगा? तो सर ये जो मैच्योरिटी डेट अपन निकालते हैं, उस मैच्योरिटी डेट का निकालने का सर 2 तरीके होते हैं। एक होता है सर डे वाइज, एक होता है डे वाइज, एक होता है सर मंथ वाइज। क्लियर क्या? यस सर। अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सर, अपन को अपने आप ही लिखने में आ जाएगा। देखिए सर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2022 को एक बिल ड्रॉ करा। क्या करा सर? बिल ड्रॉ करा। फॉर कितने मंथ्स के लिए सर? फॉर 28 डेज के लिए। फॉर 28 डेज के लिए। तो सर बताइए इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो सर मैच्योरिटी डेट में कुछ नहीं होता, जो आपकी ड्यू डेट होती है ना उसके अंदर आपको ग्रेस डे जोड़ने होते हैं। क्या बोला मैंने? आपकी ड्यू डेट के अंदर आपके ग्रेस डे जोड़ने होते हैं। ग्रेस डे हमेशा सर 3 दिन होंगे। ड्यू डेट बताइए सर, अब ड्यू डेट कितनी होगी? सर ड्यू डेट है 1 जनवरी से सर 1 जनवरी 2022 से 28 डेज। मतलब सर 1 जनवरी 2020 से अगर मैं 22 से 28 डेज जोड़ूंगा तो सर 29 जनवरी आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर मैं इसके अंदर 3 दिन जोड़ूंगा तो 30, 31, 1 फरवरी। कितना आ गया सर? 1 फेब मेरा क्या आ गया सर? मैच्योरिटी डेट आ गई। आई क्या बात समझ में? यस सर। ये ग्रेस डे सर हमेशा जोड़े जाते हैं, हमेशा जोड़े जाते हैं। बताइए सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस। आइए सर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 1 फेब 2020 है ना, 1 फेब 2020 को मैंने क्या करा सर? बिल ड्रॉ करा। ठीक है, बिल ड्रॉ कर दिया मैंने। यस सर। कितने दिन के लिए ड्रॉ करा सर मैंने? फॉर 28 डेज के लिए। फॉर 28 डेज के लिए। बताइए मुझे मैच्योरिटी डेट क्या होगी सर? इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी बताइए सर? देखिए सर, ड्यू डेट डीडी प्लस जीडी, ग्रेस डे। क्लियर? डीडी बोले तो ड्यू डेट, जीडी बोले तो ग्रेस डे। क्लियर? यस सर। आपकी ड्यू डेट क्या बोला? 1 फेब से 28 डेज। ग्रेस डे तो पता है आपको हमेशा 3 होंगे। 28 डेज जोड़िए सर। 29 फेब, क्या सर 29 फेब आती है क्या 2020 में? हाँ सर, इट इज एन ए लीप ईयर। इट इज एन ए लीप ईयर सर। तो अपने 2020 में 29 दिन होते हैं फेब के अंदर, इस कारण से अपने 29 आती है। अब 29 में सर मैं 3 दिन जोड़ूंगा तो 30, 31, 1 मार्च। ऐसा जो बच्चा सोचता है सर वो गलत सोचता है, क्योंकि फेब के अंदर 30 होता ही नहीं है, 31 होता ही नहीं है। तो अपन सीधा 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च। क्या हो गया सर हमारे पास? 3 मार्च हमारे पास क्या हो गई सर? मैच्योरिटी डेट हो गई। बताइए सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ सर समझ में आ रही है। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आ गया? तो सर मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिखूंगा सर डे वाइज के अंदर। डे वाइज के अंदर जो फॉर्मूला होगा मैच्योरिटी डेट का वो होगा ड्यू डेट प्लस ग्रेस डे। क्लियर क्या? यस सर। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं सर। एक और एग्जांपल सर, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 1 अगस्त
नहीं सर 1 अगस्त नहीं, एक सेकंड सर, 1 अगस्त नहीं, एक सेकंड। देखिए सर, जैसे मैंने 31 जुलाई 2020 को मैंने बिल ड्रॉ करा फॉर 12 डेज कि भाई मैं तो 12 दिन के लिए तुझे दे रहा हूं मोहलत। अब बताइए आपकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? बताइए इस क्वेश्चन में सर आपकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? देखिए सर, मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट प्लस ग्रेस डे। यस सर, ग्रेस डे ऑलवेज 3। यस, ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2020 से 12 डेज जोड़िए सर, कितना होता है? 12 अगस्त। यस सर, 12 अगस्त में 3 दिन जोड़ेंगे सर, कितना आता है? 15 अगस्त। यस सर। अब बच्चे सर 15 अगस्त को जो हाँ करते हैं वो सर सारे के सारे रॉन्ग है। क्यों? 15 अगस्त इज ए नेशनल हॉलीडे। और सर अगर 15 अगस्त आपकी नेशनल हॉलीडे है, 3 ही नेशनल हॉलीडे होते हैं। 15 अगस्त, जिन बच्चों को पता नहीं है बता देता हूं, 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर गांधी जी। क्लियर? यस सर, ये 3 दिन आपके नेशनल हॉलीडे होते हैं। जब भी नेशनल हॉलीडे आएगा, किस दिन? मैच्योरिटी डेट के दिन। मैच्योरिटी डेट के दिन अगर नेशनल हॉलीडे आ गया तो सर एक दिन पहले ले लीजिएगा, 14 अगस्त। समझ में आई क्या? वो आपकी मैच्योरिटी डेट होगी सर। फाइनल आंसर आपका ये है, ना कि सर आपका ये आंसर। क्लियर? क्या समझ में आई क्या सर ये चीज? यस सर। तो सर इसको भी अपन कौन सा कॉपी में लिख लें? यस सर। देखिए, मैच्योरिटी डेट पे अगर आपका क्या आ जाता है? नेशनल हॉलीडे। क्या आ जाता है सर आपका? अगर नेशनल हॉलीडे, देन 1 डे प्रीसीडिंग। आपको कौन सा दिन लेना है? 1 प्रीसीडिंग डे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। अगर मैच्योरिटी डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन बात नहीं कर रहा मैं, ड्यू डेट के दिन तो कुछ भी हो मेरी तरफ से। अगर मैच्योरिटी डेट के दिन नेशनल हॉलीडे आ गया तो आपको एक दिन पहले का लेना है, उसे हम कहते हैं सर क्या? मैच्योरिटी डेट। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बात करते हैं अपन मंथ वाइज की। आई थिंक सर आपको क्लियर हो गया डे वाइज में कैसे अपन वो मैच्योरिटी डेट निकालेंगे। यस सर, आइए मंथ वाइज की बात करते हैं सर अपन। आइए सर, इधर देखिए सर, इसमें भी फॉर्मूला तो वही होता है, ड्यू डेट प्लस ग्रेस डे। सेम वही फॉर्मूला होता है, सेम कि जो मैच्योरिटी डेट होगी, अगर उस दिन आपका अगर कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, अगर कोई आपका नेशनल हॉलीडे आ गया तो 1 डे, 1 प्रीसीडिंग डे वाला अपन क्या ले लेंगे? मैच्योरिटी डेट ले लेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आइए अपन कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि अपन को इस पर भी कॉन्फिडेंस आ जाए। आप मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2020 को आपने क्या करा? ड्रॉ करा बिल, और क्या बोला आपने? फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स के लिए आपने बोला कि 2 मंथ्स के लिए है ये। तो बताइए अब इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? सर 1 जनवरी 2020 से 2 मंथ्स, 1 मार्च। क्लियर क्या? यस सर। 1 मार्च, क्लियर ना? 1 मार्च। यस सर। प्लस 3 डेज, 3 डेज तो सब में जुड़ेंगे। यस सर। 4 मार्च आपकी क्या हो गई सर? मैच्योरिटी डेट। बताइए सर, समझ में आया क्या? हाँ सर। एक और एग्जांपल लेते हैं सर। सर हालांकि के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं, बट सर आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है। और वैसे सर ये अपना रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स में अपन आपको हर चीज पढ़ाएगा, हर चीज पढ़ाएगा। क्लियर? यस सर। थोड़ी टपोरी वाली लैंग्वेज बोली बट तो ठीक है सर। क्लियर? यस सर। आइए अब मैं आपको बोलता हूँ सर, जैसे 29 जनवरी है, नहीं है सर, जैसे 29 नहीं, आप मान के चलिए, हाँ ये रहा 31 जनवरी है। 31 जनवरी से मैंने बोला ड्रॉ करा बिल और बोला फॉर 1 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए बोला सर मैंने? फॉर 1 मंथ के लिए बोला। तो अब बताइए आप मैच्योरिटी डेट क्या लोगे सर? मैंने क्या बोला? ड्यू डेट में आप क्या जोड़ दोगे सर? ग्रेस डे। यस सर। ड्यू डेट बताइए, ग्रेस डे, ग्रेस डे 3 दिन। ड्यू डेट बताइए, 31 जनवरी से 1 महीना जोड़ेंगे तो सर 31 फरवरी। क्या कभी 31 फरवरी आती है क्या? नहीं सर, 31 फरवरी नहीं आती। 28 फरवरी लास्ट डे मंथ होता है उसका। हाँ, तो अपन 28 फेब ही ले लेंगे। आई क्या बात समझ में? ये चीज समझ में आई क्या? बताइए आप। अगर सर ऐसा कोई मंथ की अगर अपन कॉरस्पॉन्डिंग डेट लेते हैं जो वो डेट उस मंथ में फॉल ही नहीं करती अगर, तो अपन उस मंथ की जो लास्ट डेट होती है हम उसी को क्या मान लेते हैं? ड्यू डेट मान लेते हैं। प्लस 3 दिन जोड़े सर, 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो आपकी 3 मार्च क्या होगी सर? ड्यू डेट होगी। समझ में आई क्या बात?
लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, 3 मार्च आपकी क्या होगी? मैच्योरिटी डेट होगी कि 3 मार्च तक आपके पास पैसा आ जाना चाहिए। क्लियर क्या? यस सर। तो ये था सर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैच्योरिटी डेट निकालना मंथ वाइज और डे वाइज। आई थिंक सर अब आपको क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए सर अगर कोई सडन हॉलीडे हो गया, मान लीजिए सर ये तो था अगर कोई नेशनल हॉलीडे हो, लेकिन अगर कोई सडन हॉलीडे मतलब कोई अचानक से छुट्टी आ गई, अचानक से सर कोई मतलब मान लीजिए जैसे अभी सर रशिया और क्या बोलते हैं ये यूक्रेन में अभी बीच में सर अभी वॉर हो गया था, तो सारे बैंक सब बंद हो गए थे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सर अपन क्या लेंगे? नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो फिर अपन क्या लेंगे? जो नेक्स्ट अगला दिन होगा अपन फिर उस दिन क्या मानेंगे? हमारा मैच्योरिटी डेट मानेंगे। किस केस में सर? अगर क्या आ जाए, हमारा क्या आ जाए? इमरजेंसी आ जाए। आई क्या बात समझ में? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अगर इमरजेंसी आ जाए तो अपन नेक्स्ट हॉलीडे लेते हैं, लेकिन अगर नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी में एक दिन बाद। लॉजिक क्लियर क्या? अगर सर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक प्रेस करना। क्लियर क्या? हाँ सर समझ में आ गया। क्या आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ क्या? यस सर, हमारे को कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी पूरा एकदम परफेक्टली समझ में आ गया है। आइए सर अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। क्या सर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? नो सर, आपकी बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना सर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे मैच्योरिटी डेट तो ना निकालना पूछेगा, बट ये आपसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। इस कारण से मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स की भी तैयारी करवा दी। और जैसा कि आपको पता है सर, रेगुलर कोर्सेज में मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स भी सारे करवा रहा हूं। ठीक है, आइए सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें अपन बात करते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज की। किसकी सर? जर्नल एंट्रीज की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ये आप ढंग से समझिएगा। जर्नल एंट्रीज सर, जर्नल एंट्रीज में सर देखिए आप, सबसे पहले अपन बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, मतलब जिसे अपन कहते हैं सेलर। फिर हम बात करते हैं सर किसकी बुक में? बायर की बुक में। ठीक है, यस सर। सर अगर ड्रॉअर जो है, सेलर अगर माल बेचेगा तो एंट्री क्या करेगा सर? बायर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री करेगा। और बायर अगर क्या एंट्री करेगा? उसी परचेज करने पर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। क्या सर ये फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब क्या होगा सर? जो ड्रॉअर होगा, जो सेलर होगा, अब वो पैसे मांगेगा बायर से। बायर बोलेगा हे सेलर मुझे थोड़ा सा मोहलत दीजिए आप। तो सेलर को अब कैसे विश्वास होगा उसके ऊपर? तो सेलर क्या करेगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। क्या करेगा सर? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ, बीओई ड्रॉ करेगा। यस सर। जैसे ही वो बीओई ड्रॉ करेगा, जैसे ही सर वो क्या करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा उसके ऊपर। यस सर। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यस सर। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अपन क्या क्या एंट्री करेंगे? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर वो ड्रॉ करेगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? बताइए। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गई? वो हमारी असेट हो गई। यस सर। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट, जिसे अपन कहते हैं बीआर अकाउंट डेबिट। क्या कहेंगे अपन? अगर अच्छी लैंग्वेज लिखनी है आपको तो अपन क्या करेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। यस सर। और बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो अपन यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे सर? सेलर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। जस्ट अपोजिट एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। देखिए क्या हुआ, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया, मतलब आपके पास असेट आ रही है। आने वाली चीज को डेबिट कर दो, आपके पास सब क्या जा रहा है? डेटर जा रहा है, क्योंकि अब डेटर के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। अब आपके ऊपर किसके ऊपर कंट्रोल आ गया? बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो जाने वाली चीज आपने क्रेडिट कर दी। क्या आई थिंक आपको यह एंट्री क्लियर? यस सर। अब अपन सेलर वाली बुक में समझते हैं। देखिए आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास लायबिलिटी आ रही है। कौन सी लायबिलिटी आ रही है? बिल ऑफ बिल्स पेबल की, कि आपको बिल पेबल देना है, आपको बिल पे करना है। तो वो आपकी लायबिलिटी आ गई, मतलब आपने क्रेडिट कर दी। और आपकी अब जो सेलर वाली लायबिलिटी थी वो अब खत्म हो गई, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं रही। अब आपकी लायबिलिटी क्या है? बिल को पे करना। क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आ गया। बिल ऑफ एक्सचेंज करने की एंट्री क्लियर हुई क्या? हाँ सर। बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्लियर हुई? यस सर। आइए अपन अब एक और एंट्री की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आता है सर
अगर आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर उसको आप क्या करते हो सर, एंड्रॉस करते हो, क्या करते हो सर, आप उसको एंड्रॉस कर देते हो। यहाँ पे भी अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करते हो सर, आप एंड्रॉस करते हो, तो आप क्या एंट्री करोगे, ये देखिए सर, सुनिएगा सर। अब आपने क्या करा सर, बिल ऑफ एक्सचेंज को एंड्रॉस कर दिया। एंड्रॉस कर दिया मतलब आपने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। मान लीजिए सर, जैसे ये ए है सेलर ने एक बिल लिखा किसके ऊपर, बी के ऊपर, बी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। मतलब अब ए के पास वो बिल आ गया, ए ने क्या करा, अपने सेलर को दे दिया, अपने बायर को दे दिया, मतलब जहां से वो ए खुद माल खरीदता है उसको दे दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन एंडोर्समेंट करना। तो सर वो एंट्री क्या करेगा, आप देखिए, उसके पास से क्या जा रहा है सर, बिल जा रहा है, तो वो एंट्री क्या करेगा, टू बी आर अकाउंट, क्योंकि जाने वाली चीज क्रेडिट कर दो, यस सर। और अब बिल, अब उसके पास से क्या होगा सर, लायबिलिटी कम हो गई, यस सर। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, एंड्रोसी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्लियर हुआ क्या, यस सर। एंड्रोसी या अपन उसे कह सकते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ बी आर अकाउंट। क्लियर क्या, यस सर। अब बताइए, आप सेलर क्या एंट्री करेगा सर, जो बायर है, बायर की बुक्स में क्या एंट्री होगी सर, नो एंट्री। बायर कोई एंट्री नहीं करेगा भाई, उसकी तरफ से तो तुम बिल का कुछ भी करो, उसकी तरफ से, बी की तरफ से तो तुम बिल का कुछ भी करो, तुम सी को दो, तुम आग लगा दो, तुम कुछ भी करो, वो एंट्री नहीं करेगा। आई क्या बात समझ में, यस सर। सर आपने एंडोर्स करवा लिया, आप एंडोर्स के बाद सर एक और चीज कर सकते हो, फोर्थ वाली, ये सर आपने क्या कर लिया, डिस्काउंट करवा लिया बिल को। आपने क्या करा सर, डिस्काउंट करवा लिया बिल को। कभी कभार क्या होता है कि सर जो सेलर होता है ना, उसको पैसे की नीड होती है, तो वो क्या करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, उसको ले जाता है बैंक के पास, हे बैंक आप मुझे ऐसा करो, इस बिल के बदले में पैसा दे दो। तो बैंक बोलती है, एक बात बता यार, मैं तेरे को कैसे पैसा दे दूं। तो बैंक फिर वो समझाने लग जाता है कि आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि आप परचेज कर सकते हो बिल को और एट ए डिस्काउंट पे कर सकते हो। तो बैंक ने बोला चल ठीक है, मुझे तू ज्ञान मत दे, ठीक है तू मेरे से पैसा ले जा। तो सर एक बात बताओ, जैसे ही आप डिस्काउंट करवाओगे बिल को, तो आप एंट्री क्या करोगे, देखिए सर आपके पास पैसा आ रहा है, यस सर, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बट आपके पास सर जितना बिल जा रहा है, आपके पास जो बिल जा रहा है उसके इक्वल पैसा नहीं आ रहा, तो आप किस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर या जो आपको निकालना पड़ सकता है, बताइए सर समझ में आया क्या, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। आप इसके अंदर एक चीज़ लिख लीजिए सर, कि जो डिस्काउंट की कैलकुलेशन है, डिस्काउंट की कैलकुलेशन अपन टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे सर, टाइम के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब मैं समझाऊंगा सर इस चीज़ को, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप इस चीज़ को मैं फोकस कर दूंगा, ठीक है सर। ये क्या एंट्री करेगा सर, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे से आप बिल का कुछ भी करो, आप बैंक को दो या आप कुछ भी कराओ, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या बोलेगा, नो एंट्री। भैया हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमारे को मतलब नहीं है, तुम चाहे से बिल के साथ कुछ भी करो, तुम फाड़ो, तुम जला दो, तुम किसी को भी एंडोर्स कर दो, तुम किसी भी बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करवा लो, हमारे को सर कोई मतलब नहीं है। क्लियर क्या, यस सर, ठीक है, समझ में आई क्या बात, यस सर। अब अपन आगे बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, एक और एंट्री की, ठीक है सर, यस। फिफ्थ एंट्री, कभी कभार क्या होता है सर, अपन है ना बिफोर मैच्योरिटी डेट भी अपन क्या कर सकते हैं सर, पेमेंट कर सकते हैं। बिफोर मैच्योरिटी डेट आपका पेमेंट हो गया सर, बिफोर मैच्योरिटी डेट आपका अगर आपका पेमेंट हो जाता है, तो सर एक बात बताइए, आपके पास क्या आ रहा है, बैंक आ रहा है, हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर, यस सर। और आपके पास से क्या जा रहा है सर, आपके पास से बिल जा रहा है, यस सर, टू बी आर अकाउंट। बट सर एक बात बताओ, कस्टमर जल्दी पेमेंट करेगा तो क्या आपका ड्यूटी नहीं बनती क्या कि आप उसको कुछ रिबेट दो, यस सर देंगे ना। तो वही सर आपको क्या करना है, रिबेट अकाउंट को डेबिट करना है, जो आपके लिए क्या हो जाएगा सर, खर्चा। समझ में आई क्या बात, यस सर। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है सर, रिबेट के लिए आपको सेम चीज़ लिखनी है कि सर जो रिबेट की जो कैलकुलेशन है वो भी सर किसके अकॉर्डिंग होगी, टाइम के अकॉर्डिंग होगी। ये सर क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग, इस चीज़ को मैं सर जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छी तरह समझा दूंगा। समझ में आई क्या बात, बताइए, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। अब सर क्या ये इसकी बुक में भी एंट्री होगी या नहीं होगी, यस सर। देखिए सर, जस्ट अ सेकंड सर, देखिए सर, बिफोर अगर ये मैच्योरिटी डेट पेमेंट करेगा, बिफोर मैच्योरिटी डेट अगर ये क्या करेगा सर, पेमेंट करेगा, तो क्या ये एंट्री नहीं करेगा क्या, देखते हैं सर अपन। ये एंट्री क्या करेगा सर, देखो उसके पास बीपी आ जाएगा वापस, जो उसकी बिल पेबल
है, यस सर। इसके पास बीपी आ गया और इसके पास से क्या हो गया सर, बैंक कम हो जाएगा, यस सर। अब इसको फ़ायदा होगा तो रिबेट इसके लिए क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा, फ़ायदे वाली चीज़ क्रेडिट हो जाती है। समझ में आई क्या बात? और सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो रिबेट की कैलकुलेशन होगी वो आपकी टाइम के अकॉर्डिंग होगी। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। अब लास्ट अपन एक चीज़ सीखते हैं, फिर सर अपन इसमें क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। आइए आइए सर, देखिए अब अपना जो सर 6 पॉइंट होता है वो होता है कि ऑन मैच्योरिटी डेट ही पेमेंट हो रहा है आपका। ऑन मैच्योरिटी डेट पेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है सर आपका? मैच्योरिटी डेट पे आपका क्या हो रहा है सर, पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट होता है तो सर आप क्या एंट्री करोगे? देखिए आपके पास क्या आ रहा है सर, बैंक आ रहा है, यस सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे आप। ठीक है, अब मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो रहा है तो सर आप सिंपल सी बात है उसको कोई भी रिबेट नहीं दोगे, आपके पास से क्या चल जाएगा, आपके पास से BR चला जाएगा। 6 वाला पॉइंट देखिए, अगर इधर भी अगर मैं बात करता हूँ मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट की, किसकी बात करता हूँ, मैच्योरिटी डेट पे किसकी, पेमेंट की बात करता हूँ, तो सर बताइए आप कैसे पेमेंट करोगे? देखिए सर मेरी बात सुनना सर, यहाँ पे अगर आप मैच्योरिटी डेट के अंदर पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास सर देखिए बीपी आएगा वापस, यस सर, बीपी अकाउंट डेबिट, और आप उसके बदले में क्या दे रहे हो, आप उसके बदले में सर पैसा दे रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। बताइए सर क्या ये जो 6 की 6 केसेज हैं, ये जो 6 की 6 एंट्रियाँ हैं, क्या वो सर आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर ये सर 6 की 6 एंट्रियाँ अगर आपको क्लियर हो गई है तो आइए सर अपन स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। निकालिए सर अपना जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 की जो फर्स्ट यूनिट है सर आपकी, चैप्टर नंबर 6 की चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है सर वो नाम है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें जो सर पहला जो टॉपिक है वो आता है सर आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में सर अपन बात करने वाले हैं आज हमारे फर्स्ट एग्जांपल की। ये जो जितनी भी थ्योरी थी सर वो मैंने आपको पढ़ा दी, आप चाहो तो सर एक बार घर पे जाके पढ़ सकते हो, ऐसी एज सच कोई नीड नहीं है इसकी। ठीक है, यस सर। आइए आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं सर। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जो सुजाता है, ठीक है, उसने रिसीव करे 2 बिल फ्रॉम फ्रॉम अरुणा से, कब के डेटेड के 1 जनवरी 2020 को, फॉर 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड अनदर बिल इज 15,000 एंड द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री on 3rd January 2020 and the first bill is discounted immediately with the bank for 10,000 rupee. Pass the necessary journal entries in the books of Mr. Sujata. तो सबसे पहले ये देखिए सर कि आपको मिस्टर सुजाता क्या है, सेलर है या बायर है। तो आप खुद देखिए सर, आपको बिल रिसीव हो रहे हैं, बिल रिसीव हो रहे हैं, बिल रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब मिस्टर सुजाता कौन हो गई, ड्रॉअर हो गई। यस सर, क्योंकि सेलर बिल बनाता है, उससे एक्सेप्टेंस लेता है और अपने पास रख लेता है। समझ में आई क्या बात? यस सर। मिस्टर सुजाता कौन हो गई, ड्रॉअर हो गई। क्लियर? यस सर। अब बताइए आप जब 1 जनवरी 2020 को आप क्या एंट्री करोगे सर, आपको बिल मिल रहे हैं तो आप एंट्री क्या करोगे सर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट फर्स्ट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल सेकंड अकाउंट डेबिट, टू किससे मिल रहे हैं सर, अरुणा से मिल रहे हैं। यस सर, टू अरुणा अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने कितने रुपए के मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 10,200 का, एक मिल रहा है 15,000 का, टोटल हो गया सर 25,200 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। आपने क्या करा सर, जो सेकंड बिल है उसको आपने एंडोर्स कर दिया कब, 3rd जनवरी को। तो 3rd जनवरी को सर आपने एक ट्रांजेक्शन करा, क्या ट्रांजेक्शन करा कि आपने सेकंड बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको, मिस्टर श्री को। तो सर एंडोर्सी अकाउंट डेबिट मतलब मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट कर देंगे। यस सर। और उसको आपने कौन सा बिल दे दिया, आपने उसको सेकंड बिल दे दिया, मतलब टू BR सेकंड अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए से, 15,000 रुपए से आपका BR सेकंड चला जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंट इमीडिएटली, और आपने इमीडिएट क्या करा, आपने फर्स्ट बिल को डिस्काउंट करवा लिया। अब सर फर्स्ट बिल को इमीडिएट आपने डिस्काउंट करवा लिया, मतलब 1 जनवरी 2020 को आपने हैंड टू हैंड क्या करा, फर्स्ट बिल को तो डिस्काउंट करवा लिया। जैसे कि आपने डिस्काउंट करवाया होगा बैंक से, तो आपके पास पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए सर आपके बैंक में, 10,000 रुपये आए। लेकिन सर आपका जो बिल कितने का गया, BR फर्स्ट अकाउंट। यस सर, हमारा जो BR फर्स्ट अकाउंट है वो गया हमारा 10,200 से। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको 200 रुपये का क्या हुआ होगा सर, नुकसान हो गया, जिससे अपन कैसे नाम से डालते हैं, डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। बताइए सर क्या आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या? देखिए सर, क्या फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर।
देख लिया अब सर इसकी एंट्री? हाँ सर इसकी एंट्री देख लीजिए, क्या पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है। समझ में आया क्या सर? इन्होंने फर्स्ट सेकंड से डिनोट नहीं करा, आप चाहो तो डिनोट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिनोट करो जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब सर अपन बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी कि ये BR1 कौन सा है, BR2 कौन सा था। क्लियर क्या? यस सर। तो सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर? यस सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे बात करते हैं अपन। ठीक है, यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है कि सर विजय ने सोल्ड करा गुड्स टू किसको? प्रीतम को। तो विजय कौन हो गया सर? सेलर हो गया। यस सर। और आपका जो प्रीतम है वो कौन हो गया सर? बायर हो गया। यस। कब करा? ऑन 1 सितंबर 2019 को करा। कितने रुपए में सेल करा? 1,06,000 रुपये में। ठीक है। प्रीतम ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ का बिल एंड ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर द फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. Vijay agrees provided interest at the 9% per annum was paid immediately in cash, and to this Pritam was agreeable. The second bill was met on the due date. सर यहाँ पे रिन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट है। रिन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपनी बेसिक वाली क्लास है, तो सर बेसिक क्लास में मैं रिन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाकर आपकी बेसिक क्लास को एडवांस वाली क्लास तक नहीं लेकर जाना चाहता। तो सर आप इसको एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको आप लिख लीजिए नेक्स्ट क्लास। क्लियर? गारंटेड सर अपन नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक चालू करने वाले हैं, रिन्यूअल वाला, डिसऑनर वाला, और अपना फिर ये चैप्टर आधे से आधा कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा। फिर अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अकोमोडेशन बिल वाला, जो कि अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में होगा। आई क्या बात समझ में? यस सर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? रिन्यूअल वाला। क्लियर? रिन्यूअल करवाने से पहले आपको सर क्या करवाना पड़ता है? अपने बिल को डिसऑनर करवाना पड़ता है। वो सारी चीजें कल अपन डिस्कस करेंगे। आइए सर अपन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लीजिए सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये सर आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है सर। ऑन 1 जनवरी 2020 अंकिता सेल करती है, मतलब वो सेलर हो गई। 5 लाख रुपए में गुड्स टू द भाविका। भाविका कौन हो गई सर? बायर हो गई। यस सर। एंड ड्रॉ करती है बिल एट 3 months का, 3 महीने का बिल ड्रॉ करती है फॉर अमाउंट के लिए। भाविका ने एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न कर दिया अंकिता को। सिंपल सी बात है, अंकिता को ही वापस देगी। अगर खुद ही बिल ऑफ एक्सचेंज रख के बैठ जाएगी तो फिर सर तो हमारा सेलर के ऊपर, तो सेलर तो क्या करेगा? सेलर के पास ना तो इंसान के ऊपर कंट्रोल, ना उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर तो पैसा खत्म। इस कारण से सर बिल ऑफ एक्सचेंज किसको रिटर्न कर दिया जाता है? वापस सेलर को रिटर्न कर दिया जाता है। ऑन 1 मार्च 2020 ने क्या करा? भाविका ने अपनी एक्सेप्टेंस रिटायर कर दी, मतलब पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया सर? पेमेंट कर दिया एट द रेट 12% पर एनम। आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। आइए सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सेलर की बुक्स में। ठीक है, सेलर कौन है सर? अपनी बुक्स में अंकिता है। या सर तो अंकिता की बुक्स में पहले अपन बात करेंगे। 1 जनवरी 2020 को अपन ने सेल करा, तो अपन एंट्री करेंगे सर भाविका अकाउंट डेबिट। भाविका को सेल करा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यस सर। कितने रुपए से सेल करी सर? अपन ने 5 लाख रुपए से सेल करा। यस सर। और अपन ने 1 जनवरी को अपन ने क्या कर लिया सर? उसके ऊपर बिल एक्सेप्ट कर लिया। यस सर। तो अपने पास क्या आ गया सर? BR अकाउंट डेबिट टू भाविका अकाउंट। यही एंट्री करते हैं। यस सर, क्योंकि अपने पास बिल आ रहा है, भाविका जा रही है 5 लाख रुपए से, सेम अमाउंट से अपन ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब 1 मार्च को क्या हुआ सर? 1 मार्च 2020 को भाविका ने क्या करा? इसका पेमेंट कर दिया। अब देखिए सर इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? क्या इसने मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट करा या मैच्योरिटी डेट को ही पेमेंट करा? वो अपन को पता लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो कहेगा नहीं कि मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर दिया, अपन को मैच्योरिटी डेट निकाल के पता लगाना पड़ेगा। तो सर मैच्योरिटी डेट का फॉर्मूला क्या होता है कि सर ड्यू डेट प्लस ग्रेस डे। सर ड्यू डेट क्या है? 3 मंथ फ्रॉम 1 जनवरी, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल। यस सर। 1 अप्रैल में अपन 3 दिन जोड़ेंगे तो मतलब होता है सर 4 अप्रैल। 4 अप्रैल इसकी मैच्योरिटी डेट थी, बट इसने सर पेमेंट कब कर दिया? 1 मार्च को। मतलब सर ये वाला केस हो गया। कौन सा वाला सर? ये वाला केस हो गया सर एक तरीके से कि बिफोर द मैच्योरिटी डेट अगर आप पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। यस सर। तो आपके पास पैसा आ रहा है, कितने रुपए का पैसा आ रहा है सर आपके पास? वो पता नहीं अभी। आपके पास BR जा रहा है। यस सर, BR तो पक्का पता है 5 लाख रुपए का जा रहा है। अब सर आपको क्या निकालना है? रिबेट का अमाउंट निकालना है। रिबेट का अमाउंट निकालते ही आप क्या कर लोगे सर? आपकी जनरल एंट्रियां खत्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। सर रिबेट का अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए सर, आपके पास सर 5 लाख रुपए हैं। यस सर, 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय सर कितना परसेंट है सर? 5 लाख रुपए सर कितना परसेंट है? 12% पर एनम है। तो मल्टीप्लाई बाय सर 12% मल्टीप्लाई बाय सर बताइए कितने मंथ्स पहले आपने उसने पेमेंट कर दिया सर? 1 मंथ पहले पेमेंट कर दिया आपको उसने। 1 मंथ पहले पेमेंट कर दिया।
4 अप्रैल को पेमेंट होना चाहिए था, उसने आपको 1 मार्च को पेमेंट कर दिया। आप बोलोगे सर आप ऐसे तो सर आप बोलो ना डेज कि 1 मंथ 3 दिन ऐसे डेज में कैलकुलेशन करो। सर जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे कि आपको डेज में कैलकुलेशन करनी है तब तक आप क्या करा करो सर मंथ्स में कैलकुलेट कर लिया करो। आई बात समझ में? जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं करे कि आपको डेज में कैलकुलेशन करनी है तब तक आप किस में कैलकुलेट करो सर, मंथ वाइज कैलकुलेट कर लिया करो। तो मोटा मोटा सर 1 मंथ आ रहा है, यस सर, तो अपन 1 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना डिस्काउंट आता है सर। तो 5 लाख का 12% डिवाइड बाय 12 कितना हो गया सर? 5,000 रुपये हो गया है। यस सर, तो 5,000 रुपये का रिबेट मिल गया और आपके पास बैंक में कितना रुपये आएगा? 4,95,000 रुपये। बताइए सर समझ में आई क्या इसकी कैलकुलेशन 5,000 रुपये की? बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब क्या करेंगे सर, अपन अब बात करेंगे बायर्स की बुक में। किसकी बुक्स में बात करेंगे? अब बायर्स की बुक में बात करेंगे। देखिए सर, अगर मैं बायर की बुक की बात करता हूं तो बायर की बुक में 1 जनवरी 2020 को अपन क्या एंट्री पास करेंगे सर? देखिए उसमें परचेज करा होगा। यस सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट कौन है सर? अंकिता। अंकिता से कितने का परचेज करा उसने? 5 लाख रुपए का। कितने रुपए का परचेज करा? 5 लाख रुपए का। फिर 1 जनवरी 2020 को सर उसने क्या कर दिया? बीपी दे दिया उसको। यस सर, मतलब बिल्स पेबल दे दिया। यस सर, तो एम्पन एंट्री क्या करेंगे? अंकिता अकाउंट डेबिट। अंकिता को दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं अंकिता को मैं सर? बिल पेबल। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। अब अपन बात करेंगे सर 1 मार्च 2020 को अपन सर पेमेंट कर रहे हैं किसका? बिल पेबल का। तो बिल पेबल अपने पास आएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। यस सर, अपने पास से बैंक में से कितना पैसा जा रहा है सर? 4,95,000। यस सर, और अपन को सर फायदा कितने का हो रहा है? 5,000 रुपए का। टू रिबेट 5,000 रुपए। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर हो गया। ये देख लीजिए सर, वही फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या क्लियर हो गई क्या? यस सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गई क्या? हाँ सर क्लियर हो गई। सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड एग्जांपल है जिसमें अपना रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट है। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए ताकि वो क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखिए सर, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक सर मैं आपको इसको होमवर्क दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को आपका होमवर्क है सर क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2। जैसा अपन ने अभी एग्जाम्पल नंबर 2 किया सेम वही क्वेश्चन है, वही 3 मंथ्स के लिए वही डिबेट का पेमेंट कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि बिफोर द मैच्योरिटी डेट पेमेंट कर रहा है क्या, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैच्योरिटी डेट निकालनी पड़ेगी। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप वापस एग्जाम्पल नंबर 2 को करिएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा। तो सर आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो सर बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। अब मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन की, जिसमें अपन बात करेंगे सर डिसऑनर की, रिन्यूअल ऑफ बिल की, इंटरेस्ट की, इन चीजों की बात करेंगे, नोटिंग चार्जेस की बात करेंगे। यस सर, क्लियर। टाटा, बाय बाय।